बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 कंडीशनल प्रोसेसिंग स्टडी करेंगे। कंडीशनल प्रोसेसिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने क्लास में आप लोगों को दिया था, उसमें कुछ हमने स्टार्ट किए इंस्ट्रक्शंस, कुछ निमोनिक्स को हमने डिस्कस भी किया था, उसे थोड़ा सा रिवाइज़ करके हम मज़ीद आगे भी आज के लेक्चर को देखेंगे। बेसिकली बूलियन इंस्ट्रक्शंस में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने किसी भी दो तरह की बिट वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है, वहाँ पे हम मोस्टली इन निमोनिक्स को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास हमेशा दो किस्म के ही ऑपरेंड्स होंगे। इसमें हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन होगा, उसके ऊपर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। अब डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऐसे निमोनिक्स हैं जिनमें एंड है, और है, एक्स और है, नॉट है और टेस्ट इंस्ट्रक्शन है। ये डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, निमोनिक्स हैं, जिन्हें हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। उसके अलावा फिर हम इसके अलावा लूपिंग स्ट्रक्चर्स को भी, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को भी अपने इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास, जब हम बूलियन इंस्ट्रक्शंस को या बूलियन निमोनिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारे पास कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं, यानी कुछ फ्लैग रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू अफेक्ट कर जाती है। अगर वो सेट हैं तो वो रीसेट हो जाते हैं, और अगर वो रीसेट हैं तो वो सेट हो जाते हैं। यानी अगर वो क्लियर हैं तो सेट हो जाएंगे, सेट हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। अब फ्लैग रजिस्टर्स क्या हैं, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और बहुत बार क्लास में रिवाइज भी कर चुके हैं कि फ्लैग रजिस्टर्स हमारे पास वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ अफेक्ट करती हैं हमारे जो भी रजिस्टर्स होते हैं, जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। अगर जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर 0 पड़ा है तो हमारा 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारी कैरी बिट आ रही है तो कैरी फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये वो रजिस्टर्स हैं जो हमारे रजिस्टर की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती हैं। कुछ ऐसे निमोनिक्स होते हैं जो चेंज नहीं करते, यानी फ्लैग रजिस्टर्स को अफेक्ट नहीं करते, और कुछ ऐसे निमोनिक्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो ये जो बेसिकली एंड और वगैरह हैं, ये हमारे फ्लैग रजिस्टर्स को भी अफेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, किससे कौन सा रजिस्टर अफेक्ट होगा, वो हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है एंड इंस्ट्रक्शन। एंड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये हमारे पास हम कोई भी बाइट लेंगे, ठीक है। बाइट में अब हमारे पास क्या होगा, 8 बिट्स होंगी। उन 8 बिट्स में ईच पेयर, यानी अगर हमारे पास सोर्स का बाइट और डेस्टिनेशन का बाइट ले रहे हैं तो सोर्स के बाइट की पहली बिट, डेस्टिनेशन के बाइट की पहली बिट, उन दोनों को इकट्ठा करके उनके ऊपर एंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा। फिर सोर्स की दूसरी बिट, डेस्टिनेशन की दूसरी बिट, उन दोनों को लेके उसके ऊपर एंड को परफॉर्म किया जाएगा। इस तरह से बिट बाय बिट हम यूज़ करते जाते हैं वैल्यूज़ को, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्किंग करते जाते हैं, हर एक के ऊपर एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते जाते हैं। साइंटिक्स का क्या है, हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं एंड, और फिर यहाँ पे हमारे पास सोर्स और यहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन होगा। अब सोर्स और डेस्टिनेशन हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे अब जैसे देख लें, हमारे पास एंड हम दोनों रजिस्टर्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो एंड है वो रजिस्टर और निमोनिक पे, यानी ये हमारे पास रजिस्टर और मेमोरी पे हमारे पास ये वैल्यू मेमोरी में होगी, ये वैल्यू रजिस्टर में होगी, और उन दोनों पे हम एंड को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। एंड हम रजिस्टर और मेमोरी और रजिस्टर और इमीडिएट वैल्यू पे भी कर सकते हैं। इमीडिएट वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, और उसको हम रजिस्टर के साथ एंड करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। और इसी तरह से एंड हम मेमोरी और रजिस्टर इन दो के ऊपर भी ले सकते हैं, एंड मेमोरी और इमीडिएट वैल्यू पे भी ले सकते हैं। द ऑपरेंड कैन बी 8, 16 और 32 बिट्स एंड दे मस्ट बी सेम साइज। हो वो 8 बिट के भी सकते हैं, 16 के भी सकते हैं, 32 के भी सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है जो सोर्स की बिट्स होंगी उतनी ही डेस्टिनेशन की भी बिट्स होंगी। तो बिट्स हमारे पास सेम होनी चाहिए।
यहाँ पे इस टेबल में मैंने ये चीज़ शो भी की है कि एंड इंस्ट्रक्शन में हमारे पास है कि ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, यानी सोर्स भी ज़ीरो है, डेस्टिनेशन भी ज़ीरो है, तो हमारे पास आंसर भी ज़ीरो होगा। इसी तरह से सोर्स ज़ीरो और डेस्टिनेशन वन, तो आंसर ज़ीरो होगा। सोर्स वन और डेस्टिनेशन ज़ीरो, तो भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ वन आ जाएँ तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वन आएगी। यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास हम किसी भी वैल्यू को ज़ीरो के साथ लें, बाकी छोड़ें, अगर हम कहें कि हमने किसी भी वैल्यू को ज़ीरो के साथ लेना है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर ज़ीरो है और ये हमारी वैल्यू जिसके साथ हम इसे एंड करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वही आ रही है। ये ज़ीरो था, इसे हमने वन के साथ किया, तो जो x की वैल्यू थी हमारे पास वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ज़ीरो के अकॉर्डिंग वो ज़ीरो टू वन चेंज होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम वन रखें वैल्यू को, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो वन ही, यानी x की वैल्यू अगर वन होगी तो आंसर वन आएगा। x की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाएगी तो हमारे पास ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ये वन है, यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो थी, तो इस वन की वजह से वो वैल्यू x वाली ही रही। यहाँ पे वन था तो x वाली वैल्यू वन थी, यहाँ पे वन ही आई। x की वैल्यू हमारे पास वन के साथ एंड करवाने पे x वाली वैल्यू आती है, लेकिन ज़ीरो के साथ एंड करवाने पे वो चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे वो ज़ीरो थी तो ज़ीरो आई, यहाँ पे वो वन थी लेकिन ज़ीरो आई, तो ज़ीरो की वजह से वो चेंज हो सकती है। ये बात क्यों बताइए, क्योंकि इसके रिलेटेड हम आगे एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ से ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आप उस चीज़ को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है एंड इंस्ट्रक्शन की, किस तरह से हम एंड इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल सपोज AL इज़ इनिशियली सेट है हमारे पास टू वैल्यू 1 0 1 0 1 1 1 0 बाइनरी से, ठीक है। आफ्टर एडिंग इट विद, हमारे पास एक न्यू वैल्यू आई, हमने उसके साथ इसे एंड किया और फिर इन्होंने बताया है कि इक्वल क्या हो जाएगा, AL। अब उसका कोड लिखा है, सबसे पहले हमने मूव करवाया AL में, कोई भी वैल्यू आप मूव करवा सकते हैं, जस्ट हमने एग्जांपल ही देनी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे एक बाइट यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अच्छा, अब वो बाइट हमारा AL में मूव कर जाएगा, सही है। फिर हमने जस्ट क्या करना है, AL में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, अब हमने इस वैल्यू के साथ इसे एंड करवाना है। अब ये वैल्यू क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इमीडिएट वैल्यू है। यहाँ पे एक वैल्यू रजिस्टर में पड़ी है, दूसरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम इन्हें एंड करवाएंगे तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, रिज़ल्ट हमारा AL के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। रिज़ल्ट हमारे पास आएगा क्या, 1 0 1 0 0 1 1 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था रजिस्टर्स को भी ये अफेक्ट करता है। तो एंड इंस्ट्रक्शन ऑलवेज क्लियर ओवरफ्लो एंड कैरी फ्लैग। क्लियर मीन वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ रीसेट रहेंगी, कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ज़ीरो ही रहेंगे। इट मॉडिफाइज साइन ज़ीरो एंड पैरिटी फ्लैग इन अ वे दैट इट कंसिस्टेंट विद द वैल्यू असाइन टू डेस्टिनेशन ऑपरेंड। इससे होगा क्या कि हमारी ज़ीरो फ्लैग चेंज हो सकता है, पैरिटी फ्लैग चेंज हो सकता है और साइन फ्लैग चेंज हो सकते हैं। यानी जब हमारे पास AL में वैल्यूज़ आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पैरिटी फ्लैग चेंज होती जाएगी। जैसे पैरिटी फ्लैग हमारे पास किस तरह से काम करती है, वो नंबर ऑफ़ वन को काउंट करती है, अगर इवन है या ऑड है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती है। तो AL में हमारे पास वैल्यू पड़ी है, AL में वो नंबर ऑफ़ वन को काउंट करेगी और उसके अकॉर्डिंग पैरिटी हमारी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे सारे 0 0 0 0 आ जाते हैं तो ज़ीरो फ्लैग हमारा क्या हो जाता, सेट हो जाता। इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाती तो साइन फ्लैग हमारा सेट हो जाता। तो ये बेसिकली क्या है कि ये तीन मेन फ्लैग्स हैं जो एंड इंस्ट्रक्शन के अंदर अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्टिंग कैरेक्टर्स टू अपर केस। इस किस्म का क्वेश्चन भी शॉर्टली आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास कैपिटल A है और आप उससे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्मॉल a में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे।
अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्मॉल ए की रिप्रेजेंटेशन है। स्मॉल ए हमारे पास क्या है, 61 हेक्साडेसिमल में होता है। और इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, ये कैपिटल है, इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, 41। यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल वैल्यू हम पहली बात यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो हमारी सारी बिट्स सेम है सिवाय बिट 5 के। ये हमारे पास 0 बिट, 1, 2, 3, 4 और 5, जो 5 लोकेशन पे बिट आ रही है जस्ट वो चेंज है। 1 है तो स्मॉल केस, 0 है तो कैपिटल केस, बाकी सारी बिट्स सेम आ रही हैं। सेम यही प्रोसेस हर के साथ होगा, यानी बाकी बिट्स जो भी होंगी, अगर हम b को b के साथ कंपेयर करें तो ये 2 बिट आपस में चेंज होंगी, बाकी जितनी भी रेस्ट ऑफ बिट्स हैं वो सारी सेम होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी इस बिट को क्लियर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा करैक्टर चेंज हो जाएगा, अपने केस को चेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर हमें किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है स्मॉल ए को कन्वर्ट करें ए के साथ, आप स्मॉल ए लें और उसे एंड किसके साथ करवाएं, इस वैल्यू के साथ। हम इस चीज़ को चेक भी कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि हमने करना क्या है, हमने वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू लेनी है 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 और नेक्स्ट हमने क्या लेना है, इसके साथ हमने उसे एंड करवाना है ताकि उसका केस चेंज हो सके। तो इसकी वैल्यूज़ क्या है, 1, 1, 0, यानी जस्ट उन्होंने क्या किया है, सारी बिट्स को सेट रखा है सिवाय बिट 5 के। बिट 5 की वैल्यू चेंज कर दी है। अब क्या होगा, हमारे पास 1, 1 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 0, 1 का आंसर क्या आएगा, 0, 0, 1 का आंसर 0, 0, 1 का आंसर 0, फिर 0, 1 का आंसर 0, 1, 0 का आंसर 1, 0 का आंसर आएगा 0, 1, 1 का आंसर 1 और 0, 1 का आंसर फिर 0, ये आए। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ हमारे पास चेंज ही नहीं हुई क्योंकि हमने उन्हें 1 के साथ एंड करवाया। और अभी मैंने ट्रुथ टेबल में भी आपको बताया था कि 1 के साथ जब हम किसी और को एंड करवाते हैं तो वही वैल्यू, जैसे मैंने आपको x और y की एग्जांपल दी थी कि y में 1 रखा था तो x वाली वैल्यू ही आउटपुट में आई थी। यहाँ पे क्योंकि सारे ही हमारे पास 1 है तो जो x की वैल्यूज़ हैं वही आना शुरू हो गई सिवाय बिट 5 के, क्योंकि बिट 5 हमने y में 1 नहीं रखा था बल्कि वहाँ पे क्या रखा था, 0 रखा था। वो क्लियर किया था, उसकी वजह से वो बिट ऑपोजिट हो जाएगी, हमारे पास 1 के बजाय 0 हो जाएगी। जब बिट हमारी 5th बिट चेंज हो गई, 1 थी 1 से 0 हो गई, तो ऑटोमेटिकली केस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, आपने इसी तरह से b को कन्वर्ट करना है टू कैपिटल B। अब b की, स्मॉल b की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या आएगी और फिर किस तरह से उसकी बाइनरी बनेगी, किस तरह से आप किस वैल्यू के साथ उसे एंड करवाएंगे, यह सारा आपने खुद से करके मुझे दिखा देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है और इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन के लिए सेम वही सारी चीज़ें हैं जो हमने भी एंड के लिए डिस्कस की हैं। बाकी इसका ट्रुथ टेबल आपको ऑलरेडी पता है, हमने पीछे DLD सब्जेक्ट में भी पढ़ा हुआ है। और का साइंटेक्स सेम उसी तरह से, और डेस्टिनेशन और सोर्स, इसमें भी वही कंपैरिजन, वही पेयर्स हम यूज़ करते हैं जो हमने एंड के अंदर डिस्कस किए हैं। रजिस्टर हो गया, रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर इमीडिएट वैल्यू, ये सारी सेम। रजिस्टर्स का साइज़ होना चाहिए 8, 16 या 32 बिट हो सकता है। ठीक है, ये इसका यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल भी बता दिया है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 भी आ जाए, एक भी 1 आ जाए तो हमारे पास आउटपुट 1 हो जाती है।
और इंस्ट्रक्शन के अंदर फर्दर एक एग्जांपल भी यहाँ पे बताई गई है कि हमने सेम इसी तरह से कोई एक बाइट मूव करवा दें AL के अंदर, फिर उसके साथ किसी भी और वैल्यू को और करवा दें, तो हमारे पास रिज़ल्ट इस किस्म का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। सही है। सेट कम्प्लीमेंट। द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैन बी जनरेटिंग यूजिंग नॉट इंस्ट्रक्शन विच रिवर्सेस ऑल बिट। नॉट इंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी पता है। नॉट इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि हमारे पास अगर 1 है हम उस पर नॉट इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, अगर 0 है हम उस पर नॉट इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। वो अपनी वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर हमने किसी सेट के ऊपर कम्प्लीमेंट लेना हो तो हम क्या करते हैं, यानी उसका ऑपोजिट लेना हो तो हम उस सेट को नॉट के साथ उसके ऊपर नॉट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई सेट x है, सेट x के अंदर नंबर ऑफ़ बाइट्स होंगे, उनको हमने EAX के अंदर मूव करवा दिया। अब सेट x में बेसिकली 4 फॉर एग्जांपल बाइट पड़े हैं, उन 4 बाइट को हमने मूव करवा दिया EAX के अंदर। फिर हमने यहाँ पे कहा नॉट EAX। इससे क्या होगा, सेट x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ऑपोजिट हो जाएंगी। अगर वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट बाइट में 1 1 1 1 1 1 1 1 है तो ऑपोजिट होके क्या बन जाएंगी 0 0 0 0 0 0 0 0। सारी वैल्यूज़ हमारे पास चेंज होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से सेट इंटरसेक्शन, अगर आपने किसी सेट का इंटरसेक्शन लेना हो तो आप उस सेट को मूव करवाएंगे EAX में, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सेट Y, अब इंटरसेक्शन में किसी एक सेट की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। सेट्स क्या हैं, सेट वही जो हम मैथ में पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेट A है, सेट B है, और आप चाह रहे हैं कि आप उसके ऊपर सेट A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करें, तो आपने A को मूव करवा दिया EAX में, फिर आपने उसके साथ एंड ले लिया B का। ये सेट पहला सेट आपने मूव करवाया, उसके ऊपर आपने सेट Y का एंड ले लिया, तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्शन को जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल भी है, हमने 4 बाइट लिए। 4 क्यों लिए, क्योंकि EAX में मैक्सिमम 4 बाइट ही आ सकते हैं। उसका साइज़ क्या होता है, 32 बिट होता है ना, तो 32 बिट है यानी मैक्सिमम हम इसमें 4 बाइट ले सकते हैं। तो 4 बाइट हमने सेट X के लिए, फिर हमने सेट Y के 4 बाइट के साथ उसे एंड करवाया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगी, जो EAX में रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो ये आ गई, ठीक है। इसी तरह से कि सेट यूनियन आपने करना हो, किसी सेट का यूनियन लेना हो, आपके पास सेट X है, आपके पास सेट Y है और आप चाह रहे हैं आप इसका यूनियन लें, तो आप किस तरह से इसका यूनियन लेंगे, यूनियन में हम दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं, तो उसके लिए हम और को ले लेंगे, ठीक है। मूव EAX सेट X और EAX सेट Y, तो हमारे पास इनका ये यूनियन आ जाएगा। एग्जांपल में मैंने यहाँ पे ये चीज़ शो भी कर दी है कि किस तरह से बैकएंड पे इनका यूनियन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट XOR इंस्ट्रक्शन है। XOR इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास क्या करती है, XOR इंस्ट्रक्शन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करती है बिटवीन ईच पेयर ऑफ मैचिंग बिट्स इन 2 ऑपरेंड्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन डेस्टिनेशन। सेम वही डेफिनेशन जो हमने और के लिए या एंड के लिए पढ़ी। वर्किंग कैसे होगी वो आपको मैं बताती हूँ। इसमें हमारा सिंटैक्स क्या है, XOR डेस्टिनेशन और सोर्स हम लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसमें भी सेम उसी तरह से हम ले लेंगे अपने पेयर्स को। रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर इमीडिएट वैल्यू हो सकता है, इमीडिएट वैल्यू हम मेमोरी के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी इमीडिएट वैल्यू सोर्स हो तो मेमोरी डेस्टिनेशन हो, इस तरह के हम कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सेम साइज़ के होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम अगर बात करें कि किस तरह से ये काम करेगा, तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। जब हमारे पास वैल्यूज़ सेम होंगी यानी 0 0 या 1 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, और जब वैल्यूज़ चेंज होंगी तो हमारे पास 1 आएगा।
एक्स और ऐसे ही काम करता है जैसे कि सब्ट्रैक्शन काम करता है। 0 को माइनस करें 0 से आंसर 0 आता है, 1 को माइनस करें 1 से आंसर 0 आता है। लेकिन अगर 1 माइनस 0 या 0 माइनस 1 करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, एक्स और रिवर्स इट सेल्फ मैन अप्लाइड ट्वाइस टू सेम ऑपरेंड। अगर हम एक्स और वाई ये लें, जो आउटपुट आए उसे फिर से हम एक्स और कर दें वाई के साथ, तो रिज़ल्ट उसके इक्वल ही आएगा जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड होगा। ये भी आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाना है, ट्रुथ टेबल बना के दिखाना है कि अगर हम ये चीज़ लें तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, क्या वो एक्स के इक्वल आती है। नॉट इंस्ट्रक्शन अभी भी मैंने आपको बताया, नॉट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जैसे वंस कम्प्लीमेंट लेते हैं, वंस कम्प्लीमेंट में भी ऐसे ही होता है ना कि बिट हमारी जो भी बिट होगी वो क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो इसमें भी सेम इसी तरह से होता है कि बिट्स हमारी चेंज हो जाती हैं। इसे हम यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर के साथ या मेमोरी के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर हमारे पास F0 है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0F आ जाएगा। अब ये F0 की एग्जांपल भी यहाँ पे आ गई। F की बाइनरी वैल्यू हमारे पास 1 1 1 1 होगी, 0 की बाइनरी वैल्यू 0 0 0 0 होगी। ठीक है। अगर हम इससे नॉट AL करते हैं तो पहले वाले 1 1 चेंज हो जाएंगे 0 में, यानी ये बन गया 0, और आखिरी वाले 4 बन जाएंगे F। ठीक है, मतलब ये हमारे पास इस तरह से चेंज हो जाता है। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड बाय द नॉट इंस्ट्रक्शन। याद रखना है, नॉट इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग हमारा अफेक्ट नहीं करता। इसके बाद टेस्ट इंस्ट्रक्शन है। टेस्ट इंस्ट्रक्शन सेम ऐसे ही काम करती है जैसे कि हमारा एंड ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, जैसे एंड ऑपरेटर काम करते हैं सेम उसी तरह से काम करेगी। 1 बाय 1 2 पेयर्स लेके उसके ऊपर वर्किंग करेगी, वही ट्रुथ टेबल फॉलो होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, दी ओनली डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एंड इज़ दैट टेस्ट डज नॉट मॉडिफाई द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। कंपैरिजन ज़रूर करेगी लेकिन डेस्टिनेशन की वैल्यू को चेंज नहीं करेगी, डेस्टिनेशन की वैल्यू सेम रहेगी। अब जैसे एंड के अंदर हमने सोर्स की वैल्यू को एंड करवा के डेस्टिनेशन में सेव करवा दिया था, हमारे पास जो भी डेस्टिनेशन का रजिस्टर होगा उसमें वैल्यू अपडेट नहीं होगी। ये बैक एंड पे कोई कंपैरिजन ज़रूर होगा लेकिन वैल्यू को ये चेंज नहीं करेगा। जब वैल्यू को चेंज नहीं करेगा तो हमारा कोई फ्लैग रजिस्टर भी इससे अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। टेस्टिंग मल्टीपल बिट्स, हम मल्टीपल बिट्स को टेस्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली और वो हमने AL के अंदर मूव करवा दी। ठीक है, अच्छा AL में ऑलरेडी कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, उस वैल्यू के साथ हमने क्या किया, हमने टेस्ट हम करना चाह रहे हैं 0 बिट और 3 बिट को। जो भी बिट आपने टेस्ट करनी हो आपने उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, 1 रख देनी है। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू होगी, जो भी आपके पास सोर्स की बिट हैं, जब वो 1 के साथ जाएंगी तो वो अनसेट रहेंगी, अनचेंज रहेंगी, और बाकी वैल्यूज़ हमारे पास चेंज हो जाएंगी क्योंकि वो 0 के साथ काम कर रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जैसे इनपुट वैल्यू उन्होंने शो भी की है, ये इनपुट वैल्यू थी और ये हम टेस्ट कर रहे हैं। इनपुट वैल्यू में कोई भी वैल्यू आप रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। टेस्ट में आपको जो बिट स्पेसिफिक बिट टेस्ट करने के लिए कही जाएगी आपने उससे 1 रखने, बाकी सारी आपकी ऑफ में होंगी। अब जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 1 क्या होगा, हमारे पास 1 आएगा, बाकी आगे 0 0 0, इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट आएगी। याद रखना है कि इससे हमारे किसी फ्लैग रजिस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है, तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को टेस्ट कर सकते हैं और ये टेस्टेड वैल्यू है,
ये हमारे पास अपडेट नहीं होगा किसी रजिस्टर में, ये जस्ट हमारे पास प्रोसेसर बैकएंड पे अपने पास स्टोर रखेगा, इसे किसी रजिस्टर के अंदर इसे मूव नहीं करवाएगा। टेस्ट और एंड का डिफरेंस क्या है कि एंड में डेस्टिनेशन अपडेट होता है, टेस्ट में डेस्टिनेशन अपडेट नहीं होता। ठीक है।